नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर कल खत्म हो जाएगा और इस कड़ी में पीएम मोदी दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में जमकर गरजे। उनके निशाने पर इंडिया अलायंस रहा। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 39 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग है, जबकि केरल की 20 सीटों पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान है। और ये दोनों राज्य पीएम मोदी के लिए काफी खास है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। केरल में पीएम ने कहा, आप सबका ये जन समर्थन और प्रेम देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं, केरल का नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है। ये नव वर्ष केरल के विकास का वर्ष होगा। ये नव वर्ष नई राजनीति के आरंभ का वर्ष होगा। अब केरल संसद में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा, इसलिए आज केरल भी कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं वायनाड में राहुल ने भी बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। तो क्या वाकई इस बार केरल और तमिलनाडु के नतीजे चौंकाने वाले होंगे? क्या वायनाड में अपनी सीट बचा पाएंगे राहुल गांधी? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या केरल में इस बार बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी? बिल्कुल खोल रही है, और सिर्फ खोलेगी ही नहीं, बहुत गाजे बाजे के साथ केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसके संकेत न सिर्फ तिरुवनंतपुरम से आ रहे हैं, बल्कि और भी कई सारे कंस्टिट्यूएंसीज में। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर 4-5 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है और 20%, 15 से 20% वोट अगर लाने में भी कामयाब हो जाती है, तो आप ये समझिए कि केरल के राजनीति में सदा के लिए एक बड़ा बदलाव उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम में थे और यहां बहुत ही हाई स्टेक फाइट चल रहा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर साहब को मैदान में उतारा है, और दूसरी तरफ शशि थरूर है। और सबसे अच्छी बात जो बाकी के राज्यों में भी होना चाहिए, जो तिरुवनंतपुरम में एक अजीबोगरीब प्रैक्टिस है वहाँ पे चुनाव लड़ने का, कि आप वहाँ पे टाउन हॉल्स हैं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ उम्मीदवारों को आमने सामने बिठा करके डिबेट किया जाता है। और बार बार शशि थरूर के सामने राजीव चंद्रशेखर भारी नजर आ रहे हैं। वामपंथियों का भी एक उम्मीदवार वो भाग गया, वो मैदान में वो डिबेट के लिए नहीं आ रहा है। मतलब उसको पहले ही समझ में आ गया कि हम रेस में नहीं है। इस बार शशि थरूर के 3 बार का एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन बोलने चालने में तो तेज तर्रार है ही। लेकिन जिस हिसाब से राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें चुनौती दी है और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ उनको चारों खाने चित किया है, तिरुवनंतपुरम में इस वक्त राजीव चंद्रशेखर की लहर है। एक वजह तो ये कि आपने एक जगह के ट्रेडिशंस को देखते हुए वहाँ के एक पॉपुलर उम्मीदवार के खिलाफ आपने एक लोकल मलयाली को खड़ा करके मामला बिल्कुल। दिक्कत क्या है, तिरुवनंतपुरम में लग रहा है कि शशि थरूर जो है ये तो भाषण देने वाला व्यक्ति है, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप का इमेज है उनका, जिस तरह से सोशल मीडिया में उनको कि ये बोलने वाले व्यक्ति हैं। राजीव चंद्रशेखर को लोग एक कर्मठ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने रैली की, क्या भीड़ है। और जिस हिसाब से आपने विरोधाभास इंडी गठबंधन का दिखाया कि अभी यहाँ कांग्रेस वाले जो है आते हैं, यहाँ पे वामपंथियों से शैडो बॉक्सिंग करते हैं, दिल्ली में साथ साथ चलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में बहुत मेहनत की है और इसका नतीजा पहले की तरह नहीं होगा, ये तो सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर फंस गए हैं और राजीव चंद्रशेखर ने यहाँ पर बड़ा, जिस तरह से जो अभी तक के जो आकलन और विश्लेषण सामने आ रहे हैं। लेकिन राजीव जी, अगर वायनाड की बात की जाए, खुद राहुल गांधी भी वायनाड में मौजूद थे, तो उनको क्या वाकई में वो अपनी सीट, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, एनी राजा उन्हें यहाँ पर बराबर की टक्कर दे रही है? देखिए, वायनाड में चुनाव राहुल गांधी के लिए चुनौती बन चुका है।
लेकिन अब पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता चुनाव राहुल गांधी हार रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें तिरुवनंतपुरम भी एक है। उसके अलावा पलक्कड़ को देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जा रहे हैं, उन जगहों को देखिए। पथनमथिट्टा को देखिए, जहां अनिल के एंटनी खड़े हैं। वहां पर का समीकरण ऐसा है कि कांग्रेस के साथ जो क्रिश्चियन वोटर होते थे, आज पूरी तरह से छिटक गए हैं। क्या यह मानना उचित नहीं होगा कि अनिल एंटनी के लिए क्या एके एंटनी स्ट्रेटजी नहीं बना रहे? वो अपने लोगों को कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए कहेंगे या फिर वो अपने बेटे के लिए वोट देने के लिए कहेंगे? वो तो अपना रिटायरमेंट प्लान ले चुके हैं। कांग्रेस जबरदस्ती उन्हें ढो रही है क्योंकि वहां के क्रिश्चियनों का कुछ वोट उनको मिले। ये जो केरला स्टोरी वहां पर दूरदर्शन पर दिखाया गया, उसके बाद कई कैथोलिक चर्च में वहां पर ये केरला स्टोरी का स्क्रीनिंग हुई है। हालांकि उसका कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इसके स्क्रीनिंग में काफी भीड़ भी हुई। ये चर्चों में दिखाया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर दिखाया जा रहा है कि देखो कैसे केरल के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो ये जो 4-5 सीट है, जैसा कि पिछले दिनों सुरेश गोपी के साथ हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के मेयर ने ही कह दिया नहीं भाई देखो ये सबसे फिट कैंडिडेट है यहां के सांसद बनने के लिए, त्रिशूर की बात है। तो 5-6 सीट ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है कि इसे तो जीतना ही है। इसके अलावा करिश्मा तो कहीं भी हो सकता है। स्थितियां तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस दोनों अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के केंद्र में रखी हुई है, मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो, तो ऐसे में यह तो माना ही जा सकता कि केरल में अब राजनीति के केंद्र में भाजपा है और ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी क्या कर पाएंगे, यह तो अभी पूरी तरह नहीं बताया जा सकता। लेकिन यह तो तय है कि राहुल गांधी को वहां रोड शो करने, चुनाव प्रचार करने इतनी बार जाना पड़ रहा है। प्रियंका वाड्रा को भी ले जा रहे हैं, मतलब राहुल गांधी भी फंसे हुए हैं, मेहनत उन्हें भी करना पड़ रहा है। राहुल गांधी भी फंसे हैं, लेकिन इधर तमिलनाडु में कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। पीएम मोदी जिस तरह से तमिलनाडु में भी गरजे हैं, तो उससे क्या संकेत, क्या यहाँ पर जिस कहा जा रहा है कि बंगाल में जिस तरह से 2019 के नतीजों ने चौंकाया था, तमिलनाडु भी वैसे ही चौंकाने वाला है। कल शाम A9 में प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू आ रहा था और जिस हिसाब से उन्होंने तमिलनाडु के बारे में व्याख्यान दिया और वहां की राजनीति अपने हिसाब से देश की जनता को समझाया, वो अद्भुत है। हम सब जानते हैं कि साउथ इंडिया में लीडर ड्रिवन जो है पार्टियां वहां पे चलती हैं। लीडर होना, फेस होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अब तक कोई क्रेडिबल चेहरा बना नहीं पाई थी। प्रधानमंत्री जिस हिसाब से अन्नामलाई की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए कि किस तरीके से हमने बेट लगाया है अन्नामलाई के ऊपर। टैलेंटेड लड़का है, यंग एज है, आईपीएस था, करियर छोड़ के वो चाहता तो डीएमके ज्वाइन कर सकता था। आराम से हाथों हाथ उसको उठाया गया होता और बाकायदा वो शाइन कर रहा होता अपने, अगर सिर्फ राजनीति उसकी दृष्टि में होती तो। लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो हमने भी निराश नहीं किया। हम लोग कोई तो पारिवारिक पार्टी है नहीं, यहां वो आगे बढ़ सकता है। और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जिस तरह की इसकी पॉपुलैरिटी है, उससे भारतीय जनता पार्टी की परमानेंट नींव तमिलनाडु की जमीन पे रख दी गई है। अब सवाल बस इतना सा है, मिरेकल तो होगा, कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ एक चीज के ऊपर, जो ऑलरेडी वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि AIADMK वो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे है। उनके पास चेहरा नहीं है, लीडर नहीं है, संगठन नहीं है, वो सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। तो जो अपोजिशन का जो स्पेस है वो भारतीय जनता पार्टी अभी फिल अगर कर लेती है, तो ये समझिए कि न सिर्फ 2024 के लोकसभा के चुनाव, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कमाल करने वाली है।
तो यहाँ पर एआईडीएमके की स्थिति काफी नाजुक, और जिस तरह से बीजेपी वहां पर तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, के अन्नामलाई के चेहरे पर जिस तरह से दांव खेला गया है, क्या वाकई में उसी तरह से करिश्मा तमिलनाडु में होगा? हो चुका है करिश्मा। तमिलनाडु की राजनीति में करिश्मा इसी को कहते हैं। पहले एक तरह से देखा जाए, जयललिता के बाद, करुणानिधि के बाद, ये वहां पर एमके स्टालिन चेहरा तो बन पाए, लेकिन जयललिता के बाद पनीर सेल्वन और पलानीस्वामी, ये दोनों के बीच में कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाए। अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देखते हैं तो ये लगता है कि अपोजिशन वहां, मतलब स्टालिन के विरोध में, ये डीएमके एआईडीएमके, ये दोनों के बीच सत्ता वहां पर एक दूसरे के इर्द गिर्द चलती रही। लेकिन अब डीएमके के खिलाफ जो लोग हैं, जो इनके खिलाफ राजनीति करते हैं, जो इनके पूरी तरह से अपोज करने वाले लोग हैं, वो कहां जाएंगे? क्या एआईएडीएमके के पास कोई चेहरा है, कोई संगठन है? ये तो आपस में ही फूटे हुए हैं, और उनका एक धड़ा अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अंबुमनी रामदास, दिनाकरन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों में है, जो कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बीच जो कांग्रेस और डीएमके के बीच यही पुरानी राजनीतिक विचारधारा चल रही है। राहुल गांधी भी जाते हैं तो वही कहते हैं, पेरियार की धरती है, ये कामराज की धरती है, ये क्लाइंगर की धरती है, मतलब करुणानिधि की धरती है। तो ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स थी, द्रविडियन पॉलिटिक्स के नाम पर तमिलनाडु को देश के दूसरे हिस्से से अलग करने की राजनीति चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी को ना आने दो। ये अन्नामलाई की रैलियों में देखिए, रोड शो में देखिए, उनके पदयात्रा में देखिए, उस यात्रा में अब भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। अब राष्ट्रवादी राजनीति वहां हावी हो रही है। युवा बाहर निकल कर कह रहे हैं कि इन लोगों ने पूरे देश से हम लोगों को अलग थलग करके रखा और द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर हम लोगों को बदनाम करता आया है, इसको जवाब देना जरूरी है। इसलिए तमिलनाडु की राजनीति बदल चुकी है। अब वो कितने सीट में कन्वर्ट होती है, वो आगे देखने को मिलेगा। केरल और तमिलनाडु पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक 3 दिन बाद 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके को 24 और कांग्रेस को 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 102 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती हैं। इसके बाद 6 और चरणों में मतदान होना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।